हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड में तो पूछा जाएगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड के अलावा भी आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ भी यह पूछा जाएगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से अब उठ रहे हैं। तो इसका आप अध्ययन कर लेंगे तो वहाँ आपको करने में बहुत आसानी रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं अध्याय 3 जल संसाधन, यानी ये आता है भूगोल के अंतर्गत। भूगोल के अंतर्गत आएगा साथियों। अब इकाई 2 तो देख सकते हैं साथियों। तो ये बहुत नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद बिल्कुल सिंपल भाषा में तैयार किया हूँ। आप जो है इसका अध्ययन हमारे साथ करिए। अब देख सकते हैं मुख्य बिंदु और परिभाषाएं क्या है। नंबर 1, दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। भारत में संभवतः भूमि जल का 85% खेती में, 5% घरेलू कार्यों में एवं 10% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यानी जल वाटर रिसोर्स का मतलब जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। इसके बाद और क्या है, शहरी इलाकों में 50% तक तथा ग्रामीण इलाकों की 85% आवश्यकता भूमि जल से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, पूरी होती है भूमि जल के अधिक दोहन के कारण 2007 से 2017 में भूमि जल स्तर में 61% तक कमी आई है। यानी अब देख रहे हैं कि जब भूमि में या ज़मीन में जल स्तर नीचे हो जा रहा है, क्योंकि पहले जो ट्यूबवेल ऊपर हुए थे उनका पानी छोड़ दिया है, अब उनको समरसेबुल कराना पड़ रहा है। देश के 40% इलाकों में सूखे का संकट है। नंबर 2, भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है। भारत में जलवायु में विविधता के साथ साथ तापमान में भी विविधता देखने को मिलती है तथा वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरदकाल। वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अधिक होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है साथियों, जैसे आप देखते होंगे बरसात होती है और वर्षा का जल आपके गांव में, गांव से खेत में, खेत से नदी में, नदी से बड़ी नदी में होकर के निकल जाता है अंत में समुद्र में। तो दूर दूर चले जाते हैं। जल स्तर ठीक करने के लिए खेत में ही पानी रहना चाहिए, उसी में सोखना चाहिए, या नदी में ही रहना चाहिए, बाहर न जाने पाए, तब जल स्तर सही रहेगा। इसका वाटर यानी जल संसाधन का मेन उद्देश्य यही है कि जल स्तर बनाए रखना चाहिए। अब अधिक होती है पूर्वोत्तर में। मानसून राम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, चेरापूंजी बरसिंग राम। नंबर 3, ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। नंबर 4, ज़्यादा
तर मामलों में पानी की कमी, अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग और पानी तक विभिन्न सामाजिक समूहों की असमान पहुँच के कारण होती है। भारत में संभवतः 97% जल खारा है, जिसको पीने के उपयोग में खारा कैसे है, क्योंकि समुद्र का है। समुद्र में क्या होता है, खारा होता है, नमक होते हैं, समुद्र में नमक होते हैं, खारा है, जिसको पानी पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 3% है। 3% जो है पीने योग्य मात्रा है, जिसको आप पीते हो 3%, चाहे बोतल में पियो चाहे गिलास में पियो। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर का है। इस तरह सही मायने में केवल 1% पानी ही मानव उपयोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये चैप्टर। वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन। नेक्स्ट अब क्या है, पानी ग्लेशियर का है। इस तरह सही मायने में केवल 1% पानी ही मानव उपयोग के लिए है, अतः हमें अनेक विधियों को अपनाकर पानी बचाना होगा। नंबर 5 क्या है, सिंचित क्षेत्रों और शुष्क ऋतु में कृषि का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। नंबर 6 क्या है, गहन औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने मौजूदा मीठे पानी के संसाधन पर दबाव बढ़ाकर मामलों को बदतर बना दिया है। जल निकायों में प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों द्वारा हो रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब आगे क्या है, पर्यावरण की समस्या भी सामने आई है, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन हो रहा है। नंबर 7, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद यानी अब वर्तमान में क्या है, प्रयागराज अब हो गया है ना, जहाँ कुंभ चल रहा है। प्रयागराज के पास श्रृंगेरपुरा है, लेकिन श्रृंगेरपुर में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो श्रृंगेरपुर कहाँ है, जहाँ पे केवट थे। रामचंद्र जब अयोध्या जा रहे थे तो वहीं पे रात विश्राम किए थे केवट के पास, तो वहीं पे श्रृंगेरपुर स्थान है। तो वहीं पे जो है ये बनाया जा रहा था, नदी के संरक्षित करने के लिए जल तंत्र बनाया गया था, संग्रह करने के लिए। अब क्या है आगे, 8, भोजताल झील मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित है। भोजताल झील मध्य प्रदेश भोपाल, यह मीठे पानी की झील है। 11वीं शताब्दी में भोजताल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। नंबर 9, डैम बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नाइन क्या है, डैम बहते बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या पीछे करता है, अक्सर एक जलाशय झील का निर्माण करता है। नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे आधुनिक भारत का मंदिर किसको, बांधों को। कई बार पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों क्या कहा है, तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। नंबर 11, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन बड़े बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के खिलाफ शुरू किए गए थे, क्योंकि इन आंदोलनों के कारण लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। नेक्स्ट अब आगे, देख सकते हैं जल संसाधन, थोड़ा नोट्स है,
इसको साथियों बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि 1000 से अधिक लाइक, 1000 से अधिक कमेंट चाहिए आप लोगों से। आप लोग पूरा करिए इसको, क्योंकि इसको देख करके आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट, परियोजनाओं के खिलाफ शुरू किए गए थे, क्योंकि इन आंदोलनों के कारण लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। अब आगे देखिए, बहु उद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ क्या है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ, नदी घाटी परियोजनाएं जिसमें नदियों की घाटियों पर बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, इन्हें बहुउद्देशीय यानी बहु प्लस उद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है स्थापित यानी की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कोसी परियोजना, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी यह नदी ऐसी है जो अपने मार्ग को बदल लेती है, कभी इधर से बहती है कहीं उधर से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है। कोसी के माध्यम से बाढ़ का पर नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन का प्रयास किया गया। इन परियोजनाओं के निम्नलिखित लाभ इस प्रकार हैं: सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य। उसके बाद फिर अंतर्देशीय नौवहन, अंतर्देशीय मतलब एक देश से दूसरे देश वाहन यानी आना जाना। घरेलू और औद्योगिक उपयोग। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आलोचना क्या है। नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ के साथ साथ इनकी आलोचनाएं भी निम्न आधारों पर की जाती है, जैसे नर्मदा और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए, जिससे लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्या है, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करने और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्र होता है। नेक्स्ट, नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबा देते हैं और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। देखिए वनस्पति थोड़ा टाइप होने में साथियों वो हो गया था, मैंने लिख दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट, नदी बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के साथ साथ इनकी आलोचनाएं भी निम्न आधारों पर की जाती है, जैसे नर्मदा और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए, जिससे लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। नदी प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्र होता है। नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबो देते हैं, मैंने बताया पहले ही, और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन। चलिए मैंने रिपीट कर दिया हूँ दोबारा। अब नेक्स्ट,
वर्षा जल संचय की विधियाँ क्या है? पानी के वर्षा के पानी को एक निर्धारित जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं ताकि वर्षा के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में प्रयोग किया जा सके। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया गुल और कुल वाहिकाएं कहाँ बनाई गई हैं, तो पश्चिमी हिमालय में। अब आगे क्या है, छत पर वर्षा जल संचयन। बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या टाँका। मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो साथियों, ये वीडियो हुआ यहाँ तक पूरा। उसके बाद इसमें एक प्रश्न आता है, इनमें से किसने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ साथियों, इसका अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद इसके हम प्रश्न कैसे बनेंगे उसको मैं जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ तक आप अध्ययन कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए हम साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।